और वाटर वगैरह बाहर हो जाता है, एस्टर और वाटर वगैरह बाहर हो जाता है। कायरल से रिएक्ट करा रहे हैं, ये कायरल था, ठीक है, ये अकायरल है जिससे हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो दोनों के रेट अगर मेजर करें, इस रिएक्शन का रेट R1, इसका रेट R2, तो दोनों रेट बराबर होंगे, R1 इक्वल टू R2। अकायरल से रेट में कोई फर्क नहीं आता, अकायरल से रेट में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर मैं कायरल कर दूं, जैसे डी लैक्टिक एसिड प्लस 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल में देखोगे आप एक कायरल कार्बन मिलेगा, ठीक है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल कंपाउंड हो गया, इनकी रिएक्शन करा रहे हैं। एल लैक्टिक एसिड, ये कायरल है और इस पर रिएक्शन करा रहे हैं 2 ब्यूटेनॉल, सेम कंपाउंड की 2 ब्यूटेनॉल और ये भी कायरल। ऊपर वाले रेट तो हमारे बिल्कुल सेम है, एक मिनट जरा कॉस्ट बना दो। हाँ, तो डी लैक्टिक एसिड है कायरल, एल लैक्टिक एसिड है कायरल। अब 2 ब्यूटेनॉल भी में भी दो केस होंगे, एक डी होगा एक एल होगा। जब एक कायरल कार्बन होता है तो दो फॉर्म उसकी होती है, डी एक एल, तो मैं डी ले रहा हूं, बस इसको डी फॉर्म में ले रहे हैं, डी फॉर्म, इसको भी डी फॉर्म में ही ले रहे हैं। हमने ये मान लिया दोनों सेम रखने हैं, ये नहीं कि डी ले रहे हैं इसको एल ले रहे हैं या कुछ भी ले लो जो मर्जी, नहीं, आपको एक फॉर्म लेनी है, डी ये उससे इसकी रिएक्शन, डी ये उससे इसकी रिएक्शन, या ये दोनों एल ले सकते हो, कोई सी भी एक फॉर्म ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ एस्टर बनेगा, वाटर एस्टर वाटर, इसके रिएक्शन का रेट R1, इसका R2। अब दोनों का रेट अनइक्वल होगा, रेट, ये सबसे बड़ी चीज होती है, इस पर काफी प्रॉब्लम बनकर आती है कि दोनों के रेट हमारे डिफरेंट होंगे रिएक्शन करने के। 2 ब्यूटेनॉल डी फॉर्म और 2 ब्यूटेनॉल एल डी फॉर्म लिया और लैक्टिक एसिड डी और एल दोनों से रिएक्शन कराइए, इनएंशियोमर तो है, डी और एल ये क्या है आपस में, इनएंशियोमर है। तो इनएंशियोमर की सेम कायरल कंपाउंड से रिएक्शन कराई तो उनके रेट अलग अलग आते हैं, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो ये पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हेडिंग लिखें, डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन compound containing two similar chiral carbon atoms, compound containing two similar chiral carbon atoms। सर अगर दोनों डी और दोनों एल होते तो रेट सेम होता, दोनों डी मतलब डी की डी से कराते और एल की एल से कराते, डी की डी से करा दे, एल क्यू सेम हो जाएंगे, वहां डिफरेंस एनएंशियोमर के रेट पे डिफरेंस आता है ना, डी और एल दो अलग अलग लेने पड़ेंगे तभी तो रेट पे डिफरेंस आएगा। यस सर। तो डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग टू सिमिलर कायरल कार्बन एटम्स, एग्जांपल ले लेता हूं, टार्टरिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH COH, CH COH, ये कायरल है, ये कायरल है, ठीक है। दो कार्बन है इसके अंदर, इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप है वो देख लो, H है, OH है, COH है, और इस कार्बन पे भी यही है, H है, OH है, COH है। तो जो कायरल इस कार्बन पर है चार ग्रुप, वही चार ग्रुप यहाँ भी है भाई, H है, OH है और COH है, यानी ये तीन तो ये डिफरेंट और ये फोर्थ।
ऐसे इसके लिए 3 तो ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पर है, और ये 4। तो 2 सिमिलर कायरल कार्बन एटम वाला केस हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वन टू, थ्री एंड 4, ये मिरर लगाया हुआ है मैंने। 1 एंड 2, 3 एंड 4, ये मिरर है। तो 1 एंड 2 को आप गौर से देखें, एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, ठीक है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसमें देखो कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही इसमें कहीं। ये तो वैसे ही इक्लिप्स फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होने का मतलब ही नहीं बनता फिक्सचर में। और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ से पास नहीं होगी कहीं से भी। कभी आप स्लाइस काटने की कोशिश करने लगो, स्लाइस नहीं कटता कभी भी फिक्सचर का, क्योंकि इसलिए मैंने ज्योमेट्री बताई थी कि 2 फॉर्म इसकी ऐसा होती है और 2 अप डाउन होती है। तो इनकी स्लाइस थोड़ी ना काट सकते हो, समझ रहे हैं ना? कभी भी स्लाइस मत काट देना। तो इसमें कोस नहीं है, कोस नहीं है, ये मुझे दिख गया। तो ये कंपाउंड कैसा होगा मेरा? कायरल। और ये भी फॉर्म कैसी होगी मेरी? कायरल। ये भी दिख गया, ठीक है। अब इसमें मैं पीपीएल का रोटेशन में, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्स से ओएच की तरफ को मैं रफली समझाने के लिए मान लेता हूं कि इसका जो रोटेशन है, पीपीएल को रोटेट कर रहा है एस से इस कार्बन के लिए। ये कार्बन कायरल है, इस कार्बन की चेक कर रहा हूं पहले मैं, एस से ओएच की तरफ, ठीक है। ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है। अब इस कार्बन को चेक करें तो ये भी एस से ओएच की तरफ रोटेट कर रहा है पीपीएल को। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मैंने रफली माना हुआ है फ्लैट। ये मत समझना कि ये कोई रोटेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल घूम रहा है, मॉलिक्यूल थोड़े ना घूमता है, पीपीएल घूमता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसको रोटेट करता है ये कंपाउंड। तो उसको समझाने के लिए बोला है कि भाई ऐसे होगा, इसकी तरफ हमने ये एरो बना करके समझ लिया, इसका भी फिर ऐसे ही। तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल को, एसओएच की तरफ पीपीएल, पीपीएल, ठीक है। तो इनमें से एक डेफिनेटली डी होगा, एक डेफिनेटली एल होगा, कोई सा भी, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये तो हुए नहीं कि ये वाला कार्बन अलग रोटेट कर रहा है, ये वाला कार्बन अलग तरीके से रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमने एच ओ एच को एक नॉर्म्स मान के वैसे ही चले समझाने के लिए। तो इसको हमने मान लिया लेट ये डी है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एल। अगर ये डी है तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा? एल बनेगा। और अगर इसको एल मान लेंगे तो ये क्या बनेगा? डी, जो कि डेफिनेशन कह रही है कि एक दूसरे की ये मिरर इमेज है और सुपर इंपोज नहीं हो सकते। तो 1 एंड 2 को मैं क्या कह सकता हूं? 1 एंड 2 आर इनइनिशियबल्स। 1 एंड 2 आर इनइनिशियबल्स। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, 1 एंड 2 इनइनिशियबल हुए कि नहीं? अरे हाँ या ना बोला करो। यस सर। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए बोलते रहिएगा यहीं पे। अब इसकी बात करते हैं 3 एंड 4 की, ठीक। इसमें गौर से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चेक करना बेवकूफी होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होती ही नहीं है। बोलो सर राइट वाला सर कंपाउंड नहीं दिख रहा सर पूरा है।
सर राइट वाला कंपाउंड नहीं दिख रहा पूरा। ये नहीं दिख रहा है, ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, आप दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी मिरर इमेज है जो मैं बना रहा हूं। आपको ये मैंने पीछे एक बार ये बताया था, अगर किसी कंपाउंड में टू सिमिलर कायरल कार्बन हो तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं? सर 3। ठीक है, दो तो ये बन गए, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, डी और एल ऑप्टिकली एक्टिव ही तो होते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, देखो आप, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, और इसमें भी है वो। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये कैसे कंपाउंड अकायरल, अकायरल यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों अकायरल मॉलिक्यूल हो गए मेरे ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी इसमें जो रोटेशन होगा, अगर इस कंपाउंड को उठा करके हम पोलरीमीटर में डाल दें तो कोई रोटेशन नहीं होगा, उसका रोटेशन जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? अल्फा का जीरो होना। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? अल्फा का नॉन जीरो होना। ठीक है, अब इसमें मैं रोटेशन जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी, एक एच से OH की तरफ ये ले लिया, इसका भी इसी तरीके से एच से OH की तरफ। तो आप गौर से देखो, ये कायरल कार्बन था, यानी आधा मॉलिक्यूल पीपीएल को राइट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और आधा मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। नेट रोटेशन जीरो, रोटेट ही नहीं कर पा रहा मॉलिक्यूल। ऐसे ये भी होगा, ऐसे ये भी होगा, तो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर रहे हैं। यानी आधा मॉलिक्यूल चाह रहा है कि डेक्स्ट्रो बने, आधा मॉलिक्यूल चाह रहा है कि लिवो बने, तो नेट रिजल्ट जीरो, अल्फा बिकम्स जीरो। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अकायरल मॉलिक्यूल ये मेरा बना। ठीक है, लेकिन अगर आप मिरर इमेज से देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों के दोनों सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। इसको ऐसा जिसके ऊपर उठाइए, नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? नहीं सर। तो हमने एक डेफिनेशन लिखाई थी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज एनेंटियोमर्स। तो क्या मैं इनको एनेंटियोमर कह सकता हूं? सर ऑप्टिकली एक्टिव भी होने चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, बिल्कुल, ये मेन चीज है। एनेंटियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्यान रखना है। कभी आप मिरर लगा करके चेक करने बैठ जाओ, सबसे पहले तो पोस्ट चेक करना होता है, वो हमने यहाँ चेक कर लिया, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पोस्ट मिल गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ये एनेंटियोमर तो नहीं हो सकते, चाहे मिरर लग रहा हो या ना लग रहा हो। तो ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और 3 और 4 आर आइडेंटिकल कंपाउंड, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मिरर गलत जगह लगाया, ये वाला। जब कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है फिक्सचर फॉर्म में, फिक्सचर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो मिरर का लगाने का सही तरीका होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के पैरेलल यहां मिरर लगाइए आप, और यहां मिरर लगाएंगे तो ये एडिशन उतर के आएगा, HOH HOH COH COH। तो देख लें आप, मिरर कहां लगाना होता है? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कंपाउंड में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के पैरेलल मिरर लगाया जाता है। आपने यहां लगा दिया, ठीक है, तो इसके पैरेलल मिरर लगाया, तो ये सेम चीज होगी कि नहीं? बोलो, यस दोनों सर। सेम है कि नहीं? यस सर। मिरर आपने यहाँ गलत जगह लगाया हुआ है। तो 3 और 4 कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, 3 और 4 आर आइडेंटिकल, 3 और 4 आर आइडेंटिकल मीसो कंपाउंड, इसको मीसो बोलेंगे, आइडेंटिकल मीसो। मीसो क्या होती है बताऊंगा अभी। मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, उसमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर होता है। ठीक है, कोई सा एक जरूर मिलेगा आपको। तो समझ में आया कि ये दोनों प्रॉब्लम ऐसे नहीं दी जाएगी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कोई भी कह देगा सेम दिख रहे हैं, सेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी पूछी जाएगी आपसे कि एक ये लिख के दे दिया, एक ये लिख के दे दिया, बताइए क्या ये एनेंटियोमर है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या रिलेशन है। तो आपको सबसे पहला काम पोस्ट चेक करना है, क्योंकि एनेंटियोमर में कभी भी पोस्ट नहीं होता, एनेंटियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जब पोस्ट आ गया, ठीक है, और मिरर इमेज मिलते नजर आ रहे हैं,
कोस आ जाए और मिरर इमेज बनते नजर आए, तो उस केस में वो कंपाउंड कैसे होंगे? आइडेंटिकल मीसो। तो ये 3 और 4 डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी मिरर इमेज ये भी है, तो ये दोनों सेम ही तो हुए। यस सर। ठीक है, तो 3 और 4 आर आइडेंटिकल मीसो। तो टोटल कंपाउंड कितने बने ऑप्टिकल आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमर इस कंपाउंड के टार्टरिक एसिड के कितने बने? 3। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? 1। मीसोफॉर्म दिख रहा है? समझ रहे हैं? इस टार्टरिक एसिड की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर 3 है, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है इनएंशियोमर, और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिसको कि हमने मीसोफॉर्म नाम दिया है। ठीक है, इनएंशियोमेरिक पेयर, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? 1। कौन कौन से? 1 और 2, ये इनएंशियोमेरिक पेयर है। अब एक वर्ड आ रहा है इसमें, एक तो मीसोफॉर्म वर्ड आ गया मेरा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा अभी। एक वर्ड और आ रहा है, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमेरिक पेयर। वो कौन कौन से होंगे? 1, इनको मैं 1 मान के चल रहा हूं, मैं 4 को खत्म कर देता हूं, 3 मान लेता हूं बस। यानी 3 आइसोमर मेरे कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। 4 तो सेम ही है, छोड़ दिया। तो 1 एंड 3, ठीक है, और 2 एंड 3, ये मेरे दो डायस्टीरियोमेरिक पेयर दो हैं। कौन कौन से? 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3। भाई 1 और 3 को देख लो, 2 एंड 3 को देख लो, क्या रिलेशन है? पहले 1 और 3 से समझो। 1 और 3 ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही सुपर इम्पोज हो सकते हैं। ऐसा पेयर जो ना तो मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो, तो उसको डायस्टीरियोमर्स बोला जाता है। आ रहा है समझ में? भाई इसको देख लो, चलो आप 2 और 3 की बात कर लो। 2 और 3 क्या मिरर इमेज लग रहे हैं आपस में? बिल्कुल नहीं लग रहे, और ना ही सुपर इम्पोज कर सकते हो आप इसी तरीके से कि H OH के ऊपर पहुंच जाएगा, तो सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता। तो ऐसे पेयर को बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो पहले ये लिखिए सारा कि कितने डायस्टीरियोमेरिक पेयर बने? 2। ठीक है, कितने एनेंशियोमर के पेयर बने? 1। ठीक, और ऑप्टिकली एक्टिव कितने, इनएक्टिव कितने? मीसोफॉर्म कितनी बनी? मीसोफॉर्म कितनी बनी? एक। एक मीसोफॉर्म है हमारी। ठीक है, अब फ्रैक्शन सेपरेटेड मेन चीज आई है, प्रॉब्लम है अब फ्रैक्शन सेपरेटेड। फ्रैक्शन सेपरेटेड, कितने फ्रैक्शन सेपरेट हुए? टार्टरिक एसिड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारा गया, कितने फ्रैक्शन हमें मिले? सर 2। सर 2। 2। ठीक है, देखिए जब टार्टरिक एसिड होगा तो वो 3 आइसोमर का कॉम्बिनेशन, एक तरीके से ये बोलो 3 है उसके अंदर। कौन कौन से? एक डी, एक एल और एक मीसो, 3 चीज एक साथ। ठीक, तो 3 आइसोमर कौन कौन से थे? डी, एल और मीसो। ये 3 आइसोमर थे मेरे पास। ठीक है, 3 आइसोमर थे, डी, एल और मीसो। अब इन तीनों के मिक्सचर को बॉयल करा जा रहा है, तो डी और एल को एक साथ बॉयल करेंगे, डी और एल तो एक साथ सेपरेट होंगे, बोलो, क्योंकि ये एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर एक साथ जाते हैं। बाकी बचा ये वाला, ये अलग होगा, तो फ्रैक्शन सेपरेटेड इक्वल टू 2। 2 फ्रैक्शन सेपरेट हो गए हमारे। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैंने इस कंपाउंड की टार्टरिक एसिड की दे दी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये कैसे है कैसे नहीं है। ठीक, आप डेफिनेशन लिखें, मीसोफॉर्म के बारे में लिखें पहले, मीसोफॉर्म क्या होती है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं भाई। मेन तो ये था इसका कि ये दोनों सेम क्यों हुए, कैसे हुए, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। ठीक, और दोनों के दोनों मीसोफॉर्म नाम दिया क्योंकि मिरर गलत जगह लगाया हुआ है, उससे पता चला हमें। तो लिखिए मीसोफॉर्म क्या होती है। फर्स्ट है, मीसोफॉर्म किसी कंपाउंड में होगी तो
तो वो तभी होगी उसमें मोर देन इक्वल टू 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, मोर देन इक्वल टू 2 कायरल कार्बन होने चाहिए उसके अंदर। नंबर 2, उस कंपाउंड में आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई सी एक। थर्ड, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगी? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये वर्ड लिख लें, मेसोफॉर्म इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सर हाँ सर ऑप्टिकली इनएक्टिव तो इसलिए भी हो जाएंगे, पॉज और कॉस आ जाएंगे। हाँ, वो एक ही तो बात है, वो तो हो ही गया। वो एक वर्ड और दिया ना मैंने, इंटरनल कंपनसेशन। जैसे कि हम कोई काम करने चले, हमारे दिमाग में कई बार ये होता है यार करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, ऐसे चलता रहता है। मतलब 50% ये कह रहा है करें, 50% ये कह रहे हैं हम ना करें, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अंदर ही अंदर हमारी लड़ाई चल रही है, आधा आधा मेरा मन ये कह रहा है कि करूं, आधा कह रहा है कि नहीं करूं, तो एक वर्ड दिया है मैंने, इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। जैसे देखो आप, ये मॉलिक्यूल था, तो आधा तो ये चाह रहा है कि इधर चल, आधा ये चाह रहा है कि इधर चल पीपीएल को, आधा डेक्स्ट्रो बनाना चाह रहा है, आधा लीवो बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए नेट रिजल्ट यानी इंटरनल कंपनसेशन वर्ड दिया जाएगा उसके लिए। वो तो आ ही गया, कॉस कॉस हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो वो हो ही गया, ठीक है। तो ये तीन चीज मुझे चाहिए होंगी अगर किसी को मेसोफॉर्म, एक कायरल कार्बन में मेसोफॉर्म नहीं बनती, दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, ठीक है, तब हम उनको बोल देते हैं कि ये मेसोफॉर्म होगी, आइदर कॉस और कॉस ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो हमारी डेफिनेशन हुई मेसोफॉर्म की। नेक्स्ट, डाइस्टीरियोमर्स, हेडिंग लिखिए डाइस्टीरियोमर्स। अभी मैंने जो मेसोफॉर्म समझाई है आपको, दो कायरल कार्बन वाली बताइए, दो से ज्यादा वाले भी एग्जांपल्स आगे आएंगी, वो सब आगे बताऊंगा, ठीक है। डाइस्टीरियोमर्स, those isomers, those isomers which are neither mirror image, neither mirror image nor can be superimposed, nor can be superimposed on each other, nor can be superimposed on each other, are called diastereomers, are called diastereomers। यानी शॉर्ट में लिखें तो हम क्या बोलेंगे? नॉन सुपरइम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज, एक शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हो, नॉन सुपरइम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज आर नोन एज डायस्टेरियोमर्स, आर नोन एज डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, ना मिरर इमेज हो ना सुपरइम्पोज हो सके। आप इसमें डेफिनेशन में देखो, मैंने कहीं ऑप्टिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करा। मैं ये बोलूं जैसे कि इन आइसोमर के बारे में बोल रहा था कि दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज बट कैन नॉट बी सुपरइम्पोज, वहां ऑप्टिकल का वर्ड इस्तेमाल कर दिया था मैंने, यहां मैंने ऑप्टिकल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करा। मैंने ये बोला दोज आइसोमर्स, ठीक है, जो ना तो मिरर इमेज हो ना सुपरइम्पोज हो सके, वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दो तरीके के डायस्टेरियोमर्स होते हैं। डायस्टेरियोमर्स ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स भी होते हैं और ज्योमेट्रिकल भी होते हैं डायस्टेरियोमर्स। ऑप्टिकल तो समझ आ रहा है,
लेकिन ज्योमेट्रिकल कैसे होंगे? जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं सिस ट्रांस सिन एंटी, वो सब ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर होते हैं। जैसे कि आप देख लें सिस, मैं लिख देता हूं सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस ले लें, नीचे लिख लेना सिन एंटी ई जेड, कुछ भी लिख लो आप, सिस ट्रांस सिन एंटी और ई जेड, ये भी हमारे ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स होते हैं। कैसे? देखिए आप, ये मेरा ट्रांस है, ये मेरा सिस है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्या सुपरइम्पोज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ना तो ये मिरर इमेज बन सकता है, इधर उधर कहीं भी लगा दो, और ना ही सुपरइम्पोज कर सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स है, या सिंपल डायस्टीरियोमर भी कह देते हैं कि ये डायस्टीरियोमर का रिलेशन है। तो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमारे होते हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। ऑप्टिकल वाला मैंने क्या समझाई दिया आपको अभी, ये बताया था कि एक डी और एक मीसो ले लें। डी एंड मीसो कौन था? टार्ट्रिक एसिड में टार्ट्रिक एसिड था। ठीक है, डी एंड मीसो या एल एंड मीसो, ये तो बताया था मैंने, ऐसे रिलेट कर दिया। डी और मीसो हो सकते हैं, एल और मीसो हो सकते हैं, यानी 1 एंड 3, 2 एंड 3, वही तो हुए। बोलो भाई, टार्ट्रिक यस सर। एसिड के बारे में Yes, डिटेल sir. मैंने अभी आपको फिलहाल। ठीक है, कि एक डी है, यानी टार्ट्रिक एसिड वाले पीछे केस बनाते हैं 1 एंड 3 और 2nd एंड 3, ये मेरे पेयर थे डायस्टीरियोमर के। सर ऐसे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी हो सकते हैं। किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो अलग, नाम ही अलग हो गया उनका, तो उनको तो नाम ही अलग हो गया। जो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर का नाम तो सेम है। इसका नाम क्या है? 2 ब्यूटीन। इसका भी नाम क्या है? 2 ब्यूटीन। मतलब नाम ही अलग हो जाता है, वो तो आइसोमर फंक्शनल या स्ट्रक्चर में ओके चले सर। गए। ओके सर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल। अब एक वर्ड आता है, क्या ये सेंटेंस बोलूं अगर मैं, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स will be always diastereomers, this statement is not always true। ठीक है, तो लिख सकते हो all geometrical isomers are always diastereomers, all geometrical isomers are always diastereomers, ब्रैकेट में लिख देना this statement is not always true। क्यों नहीं है वो सब पता चल जाएगा, आगे एग्जांपल वगैरह कराऊंगा कि ये हमेशा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और उसके बावजूद भी वो डायस्टीरियोमर हो रहा है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सब आगे प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये कि हमेशा बोल दें कि हमेशा ही होंगे। नहीं, मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल भी आपको मिलेंगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है और कोई एनैंटियोमर भी है। मजे की बात ये है, डायस्टीरियोमर तो कहना एक अलग बात हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होंगे और वो एनैंटियोमर भी होंगे, ऐसे भी एग्जांपल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो सब आगे मिलेगा, लेकिन मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया। ये चीज समझ में आई ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल वाली? यस सर। अब डेफिनेशन लिखें डायस्टीरियोमर्स की, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स। नंबर 1, they may be optically active and inactive। वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे ये है, जैसे डी था ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मीसोफॉर्म कैसी थी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो डायस्टीरियोमर का पेयर बनेगा, जैसे ये 1 3 बनाया था या 1 2nd 3rd बनाया था, तो उनमें से कोई सा एक ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, या दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल बताया था अभी, सिस ट्रांस वाला केस, ये कैसे थे? ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव ही तो थे। और भी मिलेंगे, ऑप्टिकल भी ऐसे मिलेंगे आपको डायस्टीरियोमर जो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन फिर भी डायस्टीरियोमर है। कभी आप ये सोचो कि नहीं, डायस्टीरियोमर का पेयर ऑप्टिकल में तभी बनेगा जब एक एक्टिव होगा दूसरा इनएक्टिव होगा, वो मिरर इमेज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। आगे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो इसलिए मैंने बोला है कि डायस्टीरियोमर्स में भी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। Diastereomers may have
अल्फा इक्वल टू 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी रख सकते हैं। उनका जो अल्फा है स्पेसिफिक रोटेशनल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 0 भी हो सकता है। थर्ड, they have some, सारी नहीं, some, they have some different chemical properties, they have some different chemical properties। next, fourth, they have some different physical properties, they have some different physical properties such as boiling point, melting point, ये स्पेशली लिखा रहा हूं मैं, such as melting point, boiling points। A pair of diastereomers, a pair of diastereomer on fractional distillation, on fractional distillation, on fractional distillation gave two fractions, that is diastereomers can be separated by fractional distillation method, diastereomers can be separated by fractional distillation method। सर स्टार्टिंग को रिपीट कर दीजिए। that is diastereomers can be separated by fractional distillation method। हाँ, क्या पूछ रहे हो? प्रियांश कुछ कह रहे थे? नहीं सर, ये फिफ्थ पॉइंट पूछ रहा था, लिख लिया। हाँ, ये ना भाई, जब इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। यस सर। तो दो फ्रैक्शन मिलेंगे, जैसे कि मान लिया ए और बी है, ये दो आपस में डायस्टीरियोमर है मान लिया, ठीक है। अब इनको आप सेपरेट कर रहे हो, तो दो फ्रैक्शन मिलेंगे, ए का अलग मिलेगा, बी का अलग मिलेगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इनहेंशियोमर का एक ही फ्रैक्शन मिलता है, डायस्टीरियोमर के दो फ्रैक्शन मिलेंगे। अगर एक पेयर है, एक डायस्टीरियोमर एक पेयर है, तो दो फ्रैक्शन आएंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन डायस्टीरियोमर्स की, मीसोफॉर्म की। कोई डाउट हो क्लियर कर लें यहीं पे ही, अब आगे बढ़ते हैं। फिर समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? कंप्लीट नॉलेज आपको दी जा रही है यहाँ पर, बिल्कुल कोई छोटी से छोटी चीज भी बताई जा रही है। कुछ मैं दिखा रहा हूँ, कुछ मैं ओरल बोल रहा हूँ। अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान होती है, ये वो नोट करता रहता है, क्योंकि बाद में जब रिवीजन करोगे तो वो सब तब काम आती है, वरना फिर भूल जाते हैं। ये नहीं कि नोट्स को सजा के बना रहे हो, जिसके जितने गंदे नोट्स होंगे, जितने इधर उधर लिखा हुआ होगा, वो उतना ही अच्छा स्टूडेंट होता है। तो ये सब चीजें पढ़ने के तरीके होते हैं कुछ। नेक्स्ट आगे लिखिए, डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, discussion of optical isomerism in compounds containing two different chiral carbon atoms, two different chiral carbon atoms। जैसे ये कंपाउंड ले लिया मैंने, CH3 CHCl और CHBr, टू डिफरेंट chiral कार्बन है। जब टू डिफरेंट chiral कार्बन होते हैं तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, बता रखा है पीछे? चार। अभी चार कैसे कैसे बनेंगे वो देखना है, और चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव ऑल। जब भी डिसिमिलर डिफरेंट chiral होंगे हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव बनेंगे, उसमें कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो सकता, कभी भी मीसोफॉर्म नहीं होगी, नो मीसोफॉर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। H है, Cl है, H है, Br है, CH3 CH3, मिरर इमेज। वन टू,
3 है 4 है। ऑप्टिकल आइसोमर 4, ऑप्टिकली एक्टिव 4, ऑप्टिकली इनएक्टिव 0, मीसो 0। अब देख लें 1 एंड 2। 1 एंड 2 की बात करें पहले। इसमें इसका एरो चला रहा हूं मैं एस से सीएल की तरफ, ये चला दिया जो पीपीएल को रोटेट कर रहा है। पीपीएल ये सब हमारा रफ होता है, ऐसे ही कोई ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। बार बार बोल रहा हूं चीजों को, कभी सोचो ये राइट को रोटेट कर रहा है, ये लेफ्ट को क्यों नहीं कर रहा, ये सब समझाने के लिए होता है। एच और बी आर क्योंकि हमें थ्योरेटिकली तो कैसे ना कैसे समझानी पड़ेगी ना चीज, ठीक है। तो इसको हमने ये पूरा मॉलिक्यूल देखो आप एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में ले सकते हो, ये पीपीएल को इधर को रोटेट कर रहा है, ये भी। तो लेट अगर ये डी है तो ये क्या होगा हमारा एल। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी है, वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो 1 एंड 2 यानी इनएंशियोमर के पेयर, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे बताएंगे अभी, बट ये बताया 1 एंड 2 आर इनएंशियोमर। 1 एंड 2 इनएंशियोमर है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, वो तो पहले बोल दिया हमने, सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं 3 एंड 4 की। इसका एरो ये चल रहा है, इसका एरो ये चल रहा है पीपीएल के लिए, इसका एरो ये चल रहा है, इसका एरो ये चल रहा है पीपीएल के लिए। तो ये तो पहले जैसा हो गया जैसे विश्व में बनाया था, ठीक है। अभी और भी बनेंगे, और भी सोचते हैं इसके बारे में कुछ। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? सर एक्टिव होगा। एक्टिव होगा, क्यों? मैग्नीट्यूड अलग होंगे दोनों के। मैग्नीट्यूड अलग होंगे, और सबसे बड़ी बात ना कॉस है ना कॉस है। देख लिया, कभी सोचो कि यहाँ क्लेरोसिमेट्री पास हो जाएगी क्योंकि सीएल है, बी आर है, यहाँ सीएल होता है, यहाँ भी सीएल होता, यानी ये तीनों ग्रुप भी सेम होते, वही तीन यहाँ भी होते, तब हम बोलते कि हाँ क्लेरोसिमेट्री आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्लेरोसिमेट्री नहीं है, कॉस नहीं है, ठीक है। और कभी सोचोगे ये एरो को देख लो कि ये इधर को ये इधर को, ये तो रोटेशन 0 हो गया, इसका कोई ना कोई रोटेशन नेट 0 और नेट जरूर होगा, क्योंकि बी आर है या सी एल है। इसका अगर मान लिया सपोज किया +30 है, तो इसका ये तो श्योर है -28 हो सकता है, ठीक है, या -34 हो सकता है। -30 नहीं होगा, ये श्योर है। नीचे वाले हिस्से का रोटेशन की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाले हिस्से का रोटेशन, ऊपर वाले का +30 है तो नीचे वाले का -30 तो नहीं होगा, या तो 28 हो सकता है 34, दोनों को ऐड कर लो, कोई ना कोई नेट बन के जरूर आ रहा है, नेट रिजल्ट जरूर आएगा इसका कोई ना कोई। तो ये भी कंपाउंड मेरा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। 3 एंड 4 आर इनएंशियोमर्स, 3 एंड 4 भी हमारे आर इनएंशियोमर्स। तो दो इनएंशियोमर के पेयर बन गए। 3 और 4 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, जो कि ना प्लेनर सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और रोटेशन भी पूरे एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इधर का रोटेशन सीएल की वजह से कुछ और होगा, इधर का रोटेशन बीआर है तो कुछ और होगा, इसकी वजह से ये कैंसिल नहीं होंगे, और नेट रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, कोई ना कोई नेट ऑप्टिकल रोटेशन जरूर रहेगा इसका अल्फा। तो 3 एंड 4 भी इनएंशियोमर है, 1 एंड 2 भी इनएंशियोमर है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4, चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। अब डायस्टीरियोमर के पेयर कितने बने, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, ये मेरे 4 डायस्टीरियोमर के पेयर बने, 4 डायस्टीरियोमेरिक पेयर। प्रॉब्लम में कुछ भी पूछ सकते हैं नाम लेकर के, कि भाई आपको ये बोल दिया कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन के कितने डायस्टीरियोमेरिक पेयर बनेंगे, तो आपको जब नॉलेज होगी तभी बना पाएंगे। 4 बनेंगे, कितने इनएंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं, 4, चारों की चारों ऑप्टिकली एक्टिव है। कितनी मिसोफॉर्म है, 0, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है फ्रैक्शन सेपरेटेड, फ्रैक्शन सेपरेटेड कितने होंगे सर 2। तो
कभी आप ये सोच लो कि भैया दो फ्रैक्शन तो यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से मिलेंगे 4, दो यहाँ से मिलेंगे 6, दो यहाँ से मिलेंगे 8, नहीं, आपको कंपाउंड तो एक ही है ना। क्या नाम था उसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। उसके जो आइसोमर है वो ये बने हुए चारों। तो 4 आइसोमर एक वेसल में है, 4 आइसोमर एक वेसल के अंदर है, उसे हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनोशियमर का पेयर एक साथ बॉयल होगा, ये इनोशियमर का पेयर एक साथ बॉयल होगा, तो दो फ्रैक्शन मिले, ओनली 2, ओनली 2। तो 2 फ्रैक्शन सेपरेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सिमिलर डिसिमिलर कार्बन के बारे में। अब एक प्रॉब्लम लिखें, ये क्लियर है? प्रॉब्लम है कि ये ब्रोमो है, इसमें एक एच हटाना है और एक Br जोड़ना है, 1H। एक एच हटा के एक ब्रोमो डेरिवेटिव, यानी इसका मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, ठीक है, बनेंगे। हाउ मेनी फ्रैक्शंस विल सेपरेट आउट इन द प्रोडक्ट्स? हाउ मेनी फ्रैक्शंस will be separated out in the products? प्रोडक्ट में कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे बताइए जरा। मोनोक्रोमो तो ये ऑलरेडी था, अब एक एच हटा करके एक Br लगा रहे तो हम इसका मोनोक्रोमो यानी वो डाइब्रोमो बन चुका होगा, इसका मोनोक्रोमो बता रहे हैं। तो एक एच हटा के एक Br कहीं भी लगाना है, तो कितने सारे आइसोमर बनेंगे पहले तो ये देखना है, x। प्रॉब्लम कई सारी बनेगी, इसमें कितने x बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, सारी चीज आ जाएंगी इसके अंदर, और कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे। करिए। चार। नहीं, अभी सही जवाब नहीं है। बोलो कितने होंगे, और अच्छे से सोचो फिर जवाब दो, करो। सर 6 होंगे क्या? नहीं नहीं, अभी भी सही जवाब नहीं आया। आंसर विल बी 5। फ्रैक्शन सेपरेटेड इक्वल टू 5, ये आंसर होगा हमारा। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की बात की जा रही है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट्स में 5 फ्रैक्शन सेपरेट होंगे टोटल ओवरऑल, यानी 5 चीजें ऐसी होंगी जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, उन्हीं को तो बोलेंगे फ्रैक्शन सेपरेट। देखिए इसका आइसोमर बना रहे हैं हम, एक तो Br वाला, ठीक है, एक 2 Br, एक 2 Br, यही तो बनेंगे और कुछ बनेंगे? और तो कुछ हो नहीं सकता अभी तक। अभी ज्योमेट्री नहीं बनाई मैंने इनकी, ऐसे बनाया, ठीक है। अब इनकी ज्योमेट्री फिक्स कर देते हैं। इसमें तो कोई ज्योमेट्री फिक्स करना ना करना बराबर ही है। इसमें तो दिख रहा है कायरल कार्बन है 2, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। इसमें 2 कायरल कार्बन है, वो भी सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो 3 आइसोमर बन सकते हैं इसके।
इसके 3 आइसोमर बन सकते हैं। देखिए एक Br 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 ये आप है। उसका मैं एक और बना देता हूँ, चलिए Br Br, ठीक है। इसके दो बनेंगे, एक बार दो Br किस बना दिया और एक बार ट्रांस। तो इसके ये बने, यानी इसके बना दिया हमने आइसोमर और इसके बना दिया आइसोमर। ये बना या ये बना या ये बना या ये बना, ये अपने आप में अलग रह गया। पहले तो ये समझ लो जो मैंने बनाया, अभी नंबर बाद में देखेंगे, पहले ये देखो ये सारे क्लियर है। ये दोनों अप और दोनों डाउन ये सेम नहीं होंगे? देखो हो जाएंगे, बाद में भी कर देंगे, बहुत सारी चीजें करनी है। पहले ये देखो आइसोमर की जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी ले ली मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब आप Yes, इसमें sir. देखो, इसमें प्लेनो सिमेट्री आ रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ठीक है। इसमें भी ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, इसमें भी प्लेनो सिमेट्री आ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अभी अभी पीछे मैंने बताया है कि जब दो कायरल कार्बन आए और प्लेनो सिमेट्री आ रहा हो तो वो मीसोफॉर्म होती है। तो ये दोनों के दोनों अलग नहीं है, ये दोनों के दोनों मेरे सेम है, यानी इसको सिस कह सकते हो। ये सिस फॉर्म तो है ही, ये भी सिस है, ये भी सिस ही है, दोनों सिमिलर आइडेंटिकल यानी सेम, यानी क्या बोलेंगे इनको, आइडेंटिकल मीसो, आइडेंटिकल मीसो। इनको मैं दो कंपाउंड कंसीडर नहीं करूंगा, एक कंपाउंड कंसीडर करूंगा, क्योंकि प्लेनो सिमेट्री पास हो रहा है, देख ले, क्लियर है। आइडेंटिकल मीसो, सिस एक ही होगी, सिस दो नहीं होगी, ये क्लियर है नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो ना प्लेनो सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें ना इसमें प्लेनो सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये दोनों, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। इनमें क्या रिलेशन है दोनों में? क्या मैं जैसे यहाँ सिस जिसको मैंने कह दिया था जी सेम है, ठीक है, क्या मैं इन दोनों को भी सेम कह सकता हूँ क्योंकि दोनों ट्रांस हैं? बोलो, क्या मैं इन दोनों को सेम कह सकता हूँ? यस सर। नहीं कह सकते क्योंकि इनहेंशियोमर है, बहुत सारे इनहेंशियोमर। ये दोनों के दोनों इनहेंशियोमर है। ट्रांस के इनहेंशियोमर बनते हैं, सिस आइडेंटिकल में चली जाती है। देखो कैसे, ये है, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री जो भी कुछ हो, इसके ऊपर मिरर लगाओ, यहाँ मिरर लगाओ ऊपर, तो ये ज्योमेट्री बनेगी कि नहीं भाई? इसके ऊपर मिरर लगा दो, इसके एक के ऊपर लगा दो, साइड में नहीं लगाना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डाउन कर रखा है हमने, यहाँ ऊपर मिरर लगाया हमने, ऊपर की साइड, ठीक है। जब ऊपर लगाएंगे तो ये डाउन था तो ये ऊपर नजर आएगा, अब ये अप है तो ये डाउन नजर आएगा। इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं जो कि सुपर इंपोज नहीं हो सकती। तो ये इनहेंशियोमर का पेयर हो गया। अगर ये डी है, डी लेट, तो डेफिनेटली ये एल होगा, ये एल है तो डेफिनेटली ये डी होगा। तो ट्रांस में इनहेंशियोमर का पेयर बन जाता है क्योंकि उनकी रोटेशंस वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो सकते। क्या इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हो? बिल्कुल नहीं रख सकते आप, बिल्कुल भी नहीं रख सकते, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि पोस्ट नहीं है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और
ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली कैसे थे, इनएक्टिव, क्योंकि प्लेनोसिमेट्री आ रही थी, ये तो इनएनिसोमर हो नहीं सकते। हालांकि इसमें भी आप मिरर लगा सकते हो, यहाँ मिरर लगा लो तो ये इसकी मिरर इमेज नजर आ रही है भाई, ऊपर मिरर लगा लो तो ये मिरर इमेज नजर आ रही है, लेकिन मिरर गलत जगह लगा रहे हैं आप। मैंने क्या बताया हुआ है, जब प्लेनोसिमेट्री आए तो यहाँ मिरर लगाइए आप, तब नजर आएगी आपको सेम चीज। यार ये तो मीसो दिख गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें प्रॉब्लम होगी कि भाई ये सेम क्यों नहीं है, ट्रांस है। हाँ बिल्कुल ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग दोनों सेम ही है। ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग देखो दोनों ट्रांस ही, दोनों ट्रांस ही है। आया समझ में नहीं, ये इनएनिसोमर कैसे हो गए बताइए। यस सर। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, टोटल आइसोमर की बात की जा रही है, टोटल आइसोमर ये कंपाउंड है, इसके ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर की बात की जा रही है। स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। इस कंपाउंड के ये यही तो है, इस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर कितने बने, 1 2 3 बने कि नहीं। अरे हाँ या ना। यस सर। इस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल के अकॉर्डिंग तो देखोगे आप, मैंने क्या बताया था, जब दो सिमिलर कायरल कार्बन होते हैं तो 3 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, जिनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, 1 इनएक्टिव होता है। पीछे बताई थी एग्जांपल टार्टरिक एसिड वाली, उनमें 2 इनआइसोमर का पेयर था, 1 मेसोफॉर्म थी, वही चीज यहाँ भी है। यहाँ एक ही कंपाउंड में आ रहा है सब कुछ, अलग अलग नहीं है, साइकिल ही कंपाउंड है, बस इतना फर्क है। तो इसके टोटल जो स्टीरियो आइसोमर बने, एक ये और एक ये, यानी 3 ऑप्टिकल आइसोमर कितने बने, 3। इसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं और 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ज्योमेट्रिकल कितने बने, 2। 3 3 3 3 3 3 3। क्योंकि पीछे मैंने आपको ये बता रखा है, जब ऑप्टिकल पर ज्योमेट्रिकल पढ़ाया था तो ज्योमेट्रिकल का डेटा दिया था, जब ऑप्टिकल पढ़ाया था तो ऑप्टिकल का डेटा दिया था, जब कंबाइंड करा था मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को वहां लिखाया होगा, गौर से देखिएगा। मैं कह रहा हूं ना कि एक एक वर्ड को भी एक एक जो सेंटेंस दिखाया जाता है उसको कभी नजरअंदाज मत कर देना, उससे एक एक चीज छुपी होती है। मैंने ये लिखाया था, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू टोटल ज्योमेट्रिकल इक्वल टू टोटल स्टीरियो इक्वल टू 2 raised to the power n। बताया था कि नहीं। यस सर बताया था। सारे जब जब एक कंपाउंड में, मतलब हमें ये लग रहा हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ऑप्टिकल भी शो हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी शो हो सकता है। जब सारे पॉइंट, जब ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल की बात करी थी, ज्योमेट्रिकल की, बाद में स्टीरियो आइसोमर की बात करी थी हमने, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों की। जब कंपाउंड में दोनों तरीके के स्टीरियोजेनिक एरिया हो तो उस केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर के बराबर होते हैं। तो टोटल अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें तो 3 होंगे, कौन कौन से, एक तो ये रहा और 2 ये रहे, क्योंकि ये इनआइसोमर है। अगर वो ये कह दे कि इस कंपाउंड के टोटल जीआई कितने बनेंगे एक्सेप्ट इनआइसोमेरिक पेयर, तो आंसर 2 होगा, एक्सेप्ट इनआइसोमेरिक पेयर, तो फिर इनको एक मानेंगे हम, एक ये और एक ये। और अगर कुछ भी ना बोले कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे जा रहे हैं इस कंपाउंड के, तो आपको सारे लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनआइसोमर का पेयर भी तो एक अपने आप में आइसोमर का पेयर है। यस सर। ठीक है, तो 3 आइसोमर बनेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ज्योमेट्रिकल की जनरली 2 आंसर टिक कर देते हैं, आंसर 3 है। ठीक है, अब जो मेन प्रॉब्लम थी उस पर आइए। जो मेन प्रॉब्लम थी हमारी ये थी, इसके कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे। अब आप देख लें, कुछ जो बोर्ड पे कुछ ज्यादा लिख दिया है, समझ तो आ रहा है सब। यस सर। ठीक है, देखो कौन कौन से कंपाउंड अलग अलग है। एक फ्रैक्शन तो इसका मिलेगा, ये अलग कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही अलग होते हैं, डायस्टीरियोमर है ये आपस में, दोनों इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। 2 फ्रैक्शन यहां से मिलेंगे, बोलो तो 2 फ्रैक्शन यहां से मिलेंगे नहीं। अरे Yes, आया ना, sir. बोलते रहो भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस आपस में डायस्टीरियोमर होते हैं, और डायस्टीरियोमर हैं तो 2 फ्रैक्शन हो गए। यस सर। ठीक है, तो 2 फ्रैक्शन तो ये रहे, एक फ्रैक्शन ये रहा 3, एक फ्रैक्शन ये रहा 4, और एक ये रहा इनआइसोमर का 5। तो 5 फ्रैक्शन हमें मिले टोटल, क्योंकि कंपाउंड तो हमारा एक ही था।
एक कंपाउंड तो हमारा ये था एक्चुअल में कि एक ब्रोमीन तो यहाँ लगा ही हुआ है, 2 ब्रोमीन लगाने थे ओवरऑल, कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ब्रोमीन कॉर्नर पर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इस कंपाउंड के पूछे गए आपसे कितने फ्रैक्शन सेपरेट होंगे, तो आंसर होगा 5। बहुत अच्छी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है, 4-5 प्रॉब्लम एक साथ करा दी मैंने इसके अंदर आपको, कौन कौन से कैसे कैसे कि भाई ये आइसोमर है, ठीक है। तो ट्रांस है, दोनों ट्रांस नो डाउट, लेकिन ये आइसोमर है तो 2 डिफरेंट कंपाउंड कंसीडर करेंगे अलग अलग। ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों सेम कंसीडर करें, मिसो फॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों सिस सेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे हेडिंग लिखे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशंस, different type of notations used in optical isomerism, different type of notations used in optical isomerism. Number 1, D and L notation, D और L बताता आ रहा हूं अभी तक, D और L ही बताया मैंने, और कुछ यूज ही नहीं करा वर्ड अभी तक। तो D और L ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो लिखें DLN नोटेशंस, इट इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल नोटेशंस, जो कंपाउंड को एक्चुअलिटी में रिप्रेजेंट की जाती है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो डी और एल तो हमारे हो गए एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल नोटेशन। दूसरा होगा, अब आप कुछ आगे पढ़ोगे क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो करने से गए, हम डी एल तो पहचान ही नहीं सकते किसी भी कंपाउंड को, अब हम थ्योरी पर आ रहे धीरे धीरे करके। अब आता है आर एस नोटेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस। आर एस, डी की फुल फॉर्म भी पता है आपको, एल की फुल फॉर्म भी पता है, आर की बता देता हूं, आर एस क्या है ये, एल इस बारे में लिख लो। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम जितनी भी करनी होगी इसी से करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है जो आर और एस है, इनको हम बोलते क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट इज नोन एज, दीज आर नोन एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये बोले गए थे एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन थे, ये थे हमारे क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आर की फुल फॉर्म होती है रेक्टस, और एस की फुल फॉर्म होती है सिनेस्टर। ये दो जर्मन वर्ड है, ठीक है। आर रेक्टस, एस सिनेस्टर। आर सिनेस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब होता है राइट, ये इंग्लिश मीनिंग है इनके, ठीक। कैसे कैसे होंगे वो सारी चीजें बताई जाएंगी, अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है कितने टाइप की हमारी नोटेशंस हैं। थर्ड आती है कैपिटल डी एंड एल, कैपिटल एल है, कैपिटल डी एंड एल नोटेशंस, डी एंड एल नोटेशंस। ठीक है, ये जो नोटेशंस हैं ये हमारी अमीनो एसिड्स या शुगर इंडस्ट्री में यूज करे जाते हैं। दीज नोटेशंस आर यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी थ्योरी से देख कर पहचान सकते हो कि ये डी होगा, ये कैपिटल एल होगा, ऐसे। दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। This is known as relative configuration. This is known as relative configuration. इनको हम relative configuration नाम देते हैं। जैसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये कंपाउंड दे दिया, इसका relative configuration क्या होगा, एब्सोल्यूट क्या होगा, तो आरएस में जाओगे, रिलेटिव में तो ये जाओगे, एक्चुअल में तो डीएल जाओगे, ठीक है। डी का मतलब यहाँ भी नेक्स्ट ही होता है
एल का मतलब लेवस, ठीक है। इनका डिटेल जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे डीएल कैसे चेक करा जाता है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब में नोट कर लेना, डी एक और एल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मतलब डी एंड एल इन आइसोमर होते हैं। एक आर एक कंपाउंड एक अगर है तो क्वेश्चन कंपाउंड आर की मिरर इमेज एस होता है और एस की मिरर इमेज एल होता है। एल की मिरर इमेज डी होगा, ये लिख लें या ये लिख लें तो वो इनैंशियोमर होंगे। आर की मिरर इमेज एस या एस की मिरर इमेज आर होगा, तो ये सब हमारे क्या होंगे, इनैंशियोमर। ये फोर सेम कंपाउंड है, फोर सेम कंपाउंड। आर की मिरर इमेज अगर एस बन रही है, ठीक है, तो वो इनैंशियोमर की कैटेगरी में चला जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, कंपाउंड में क्या नहीं होना चाहिए, नो पॉज, नो पॉज, ये लिख लेना, नो पॉज नो पॉज, नो पॉज नो पॉज। कंपाउंड में कोई पॉज ना हो, उस केस में आर की मिरर इमेज एस, एस की मिरर इमेज एस आर, तो इनैंशियोमर। ऐसे ये है डी और एल एक दूसरे की इनैंशियोमर होते हैं। डी की मिरर इमेज एल और एल की मिरर इमेज डी, वो इनैंशियोमर ही होते हैं। नीचे लिख लें, there is no relation between DL, RS and DL। इन तीनों नोटेशन में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कभी सोचोगे आर डी वाला आर होगा या डी वाला आर वाला कैपिटल डी होगा, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई कंपाउंड डी है एक्सपेरिमेंट से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो वो आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल डी भी हो सकता है, कैपिटल एल भी हो सकता है। कोई रिलेशन नहीं बनता इनमें आपस में। जब आप रिलेट कर बैठे किसी को, ये सिस्टम अलग है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अलग है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो ये थे सारे डिफरेंट टाइप के नोटेशंस जो हमें यूज करने हैं। अभी तक मैंने आपको स्टडी कराया डीएल वाला, स्मॉल डी स्मॉल एल। अब हेडिंग लिखना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यदि पूरा तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट हम इसकी स्टडी करेंगे।